जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द मेरे कल्चर क्लासेस। आपको पता है 1 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, एनडीए का, सीडीएस का भी है। तो हम बात करेंगे सिर्फ एनडीए वाले बच्चों के लिए, एनडीए वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार अपीयर होने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, आपके पास टाइम बहुत कम है और लेस देन 60 डेज़ बचे हैं। एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि चलिए अगर हम आज से ही काउंट करें तो फिक्स 60 डेज़ हैं आपके पास, यानी 60 दिन है। सिलेबस इतना बड़ा है तो 60 दिनों में हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम 60 दिनों में पूरा का सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ठीक। और लेकिन आपने अगर पहले से पढ़ा है तो ज़रूर इस बात को आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप 60 दिनों में क्या कुछ कम पढ़ के ज़्यादा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कम पढ़ के ज़्यादा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, हम इसी 60 दिनों के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं और आपको एक सही डायरेक्शन देने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे कि आप इस डायरेक्शन के साथ एक बेहतर माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे बहुत कम समय में, मैक्सिमम रिवीजन के साथ। देखिए, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है तो आप कहीं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं तो सही समय नहीं है ऐसा करने का। सही समय फ़िलहाल आपके मैक्सिमम और मल्टीपल रिवीजन का है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटैम्प्ट कीजिए। एमकेसी भी आपके लिए मॉक लेके आ रहा है, ठीक है। तो जिसके 5 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 7 जुलाई को पहला मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए www.majorcultureclasses.com पर जाकर के, ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं इस स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले देखिए, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि एनडीए एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है। आप सभी को पता है कि जो एग्ज़ाम मोड होता है वो ऑफलाइन होता है, पेन पेपर बेस्ड तरीका होता है, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन लेके जाना है। यूजुअली आप ब्लैक पेन ही लेके जाइएगा, ब्लू को मत प्रेफर कीजिए कभी भी। किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, यानी अदर देन अगर एनडीए भी रहता है, कोई भी एग्ज़ाम कभी भी रहता है तो आप ब्लैक पेन इंश्योर कीजिएगा अपने पास रहे, ठीक है। और वो हमेशा बॉल पॉइंट ही रहना चाहिए, है ना। बॉल पॉइंट का ही पेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो जेल पेन या स्केच पेन फिर पेंसिल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। एग्ज़ाम मीडियम आपको पता है इंग्लिश एंड हिंदी में आता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू मस्ट प्रेफर द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के माध्यम से कुछ समझना चाहते हैं कुछ चीज़ों को तो आप ऐसा कर सकते हैं। गुड। क्वेश्चन पेपर टाइप क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, तो एमसीक्यू बेस आप बोल सकते हैं। जिसमें से आपको कितने पेपर मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आपके पास 2 हैं, जिनमें से एक मैथ का, एक जीएटी का है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का। ओके, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम का जो नेम, पेपर का नेम होगा मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट मिलेगा आपको। मैथमेटिक्स 2 आवर्स 30 मिनट का रहता है, सिंपली सेम ड्यूरेशन सेकंड पेपर के लिए भी है आपकी। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहते हैं और मार्क्स 300 रहते हैं, ओके। जबकि जो जीएटी का पेपर है, जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है, उसमें 50 क्वेश्चंस पार्ट ए में आएंगे, इंग्लिश के होंगे और ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स, दैट्स वाई 200 मार्क्स का पार्ट ए हो जाएगा। पार्ट बी होगा जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसमें जनरल अवेयरनेस करके सेक्शन रहेगा, 100 क्वेश्चन उसमें होंगे और ये 400 का होगा। तो टोटल जो जीएटी में है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इंग्लिश भी, साइंस भी और जी के जीएस भी। तो 200 400 कुल मिलाकर के देखा जाए 600 का ये हो जाएगा। दोनों पेपर आपके 900 के हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखें। अब हमारे इसमें क्या होता है, पार्ट ए में मैंने बता दिया इंग्लिश रहता है, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस के नाम से चीज़ें आती हैं। फिजिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, जनरल साइंस, मतलब जनरल साइंस के अंतर्गत ही आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, है ना। यहाँ कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, वो कोई बात नहीं उससे। तो 200 मार्क्स का आपका इंग्लिश का है, 400 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें जनरल साइंस के इन एडिशन में आपको जी के जीएस देखने को मिलेगी, ठीक। अब देखें हमको क्या क्या एक्चुअल में, ये हमारा मेन पॉइंट है कि हमें क्या क्या फोकस करना है और क्या क्या फोकस नहीं करना है। समय आपके पास बहुत कम बचा है, तो इतने कम समय में मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कहाँ तक मतलब सूट अप कर सकते हैं, कहाँ तक मार सकते हैं। देखें, हिस्ट्री में अगर देखेंगे हमारे पास 2 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं एनडीए में। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी कभी कभी सवाल आते हैं और जनरली 1-2 तो आ ही जाता है, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है। जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है वो हमेशा ही मतलब दम खींचने वाला होता है कि आपकी पूरी ताकत खींच लेता है जीके वाले सेक्शन में। तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप पैटर्न देखते हैं तो आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के, तो 50 क्वेश्चंस में से, ठीक है, 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी मोर देन 40% क्वेश्चन, यानी कि अगर 50 सवाल आते हैं तो 50 में से लगभग 20 क्वेश्चन, 20 सवाल आपके ज्योग्राफी से रहेंगे। बेधड़क होकर आप जाइएगा तैयारी करके, तो ज्योग्राफी पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के रहेंगे, तो 30 तो यही हो गए। जनरली ज्योग्राफी के 22-23 आते हैं तो 32 हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी के आते हैं, 5 ईयर प्लान से आते हैं, पक्के तौर पर आते हैं, उसी से आएगा, हर बार आता है।
इसलिए आप वो एक टॉपिक तैयार कर लीजिए इकोनॉमी में, बस 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, बस इतना ही। 3 दिन का आप समझ लीजिए 3-4 घंटे की कोई लेक्चर होता है सिंपली। हम भी लेके आएंगे उसका एक वीडियो लेके आएंगे अपने चैनल पर, तो हम किसी NDA CDS वाले पे, आप CAPF वाले पे चैनल पे आप देख सकते हैं। वो उस सवाल, अगर वहाँ से सवाल आता है, अगर 2 पूछे जाएंगे तो 2 वहीं से आएंगे, 3 पूछे जाएंगे तो 3 भी वहीं से आएंगे। नॉर्मली वहीं से सवाल आता है और तीनों के तीनों आप आराम से बना लोगे। तो हम 35 सवालों की गारंटी हम यहाँ ले लेते हैं। अब बचा हमारे पास हिस्ट्री और पॉलिटी, कम से कम 12-13 सवाल आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे और 2-3 सवाल हो सकता है पॉलिटी का, या थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन हर सब्जेक्ट में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए कभी कभी 12 ही आते हैं तो कभी 15 भी पूछ लेगा हिस्ट्री से। हो सकता है ज्योग्राफी से मान लीजिए कि 23 आते हैं तो 20 कर दे, 18 कर दे, इट मे बी, है ना, ऐसा हो सकता है। तो इस बात के लिए खैर तैयार रहिएगा। लेकिन एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ये है कि 20 आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे, 10 आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे। तो हिस्ट्री के जब 12 क्वेश्चन आते हैं तो हमको 12 की तरह ही वेटेज भी देना चाहिए NDA में। हम पूरी हिस्ट्री के पीछे भागेंगे तो पागल हो जाएंगे। हमको एंशिएंट हिस्ट्री में स्पेशली अगर देखना है तो हम ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी कि वैदिक जो कल्चर है वो देख लेते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर देख लेते हैं, विशेष करके अशोका और उसका रिलीजियस पॉलिसी, धम्म नीति, ठीक, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 4-5 टॉपिक हैं जिन्हें हमें एंशिएंट इंडिया में देखना चाहिए। विशेष करके जैनिज्म, बुद्धिज्म और मॉडर्न एम्पायर, इन 3 चीज़ों को फोकस कर लीजिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है एंशिएंट इंडिया में। अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करेंगे तो मेडिवल इंडिया में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट करके एक आंदोलन चलता है। विजयनगर और बहमनी एम्पायर साउथ इंडिया के एम्पायर हैं, आप उतना देख लीजिए बस। हाँ, बहमनी और विजयनगर, बहमनी छोड़ भी दें, विजयनगर नहीं छोड़ना है। विजयनगर आपको हर कीमत पर पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, आता ही है, किसी न किसी रूप में आएगा पक्का, ठीक। अब बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो मॉडर्न इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस तो उसका नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे गांधी और गांधी के काल से, यानी 1917 से लेकर के 1947 तक का जो मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है हमारा, वो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। फिर आप बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1857 का रेवोल्यूशन है, पार्टीशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, भक्ति सूफी मूवमेंट, विजयनगर, मुगल्स के बारे में बात नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इन कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको एक पकड़ अच्छी खासी रहनी चाहिए, और आप इस पर MCQs लगाते रहिए, प्रैक्टिस जितना हो सकता है करते रहिए, अपने पढ़ा जितना है उस हिसाब से इसको एक बार और रिवीजन कीजिए। हाँ, अब नए तरीके से नई जगह से पढ़ने से बंद कर दीजिए, जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं से आप पढ़िए और उसको आगे रिवाइज़ कीजिए, उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस लगाइए, कुछ अगर मिलता है एक्स्ट्रा तो उसे एडअप कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आप अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये 3 रेवोल्यूशन कर लीजिए, इंग्लैंड का रेवोल्यूशन, ये 4 हो गई, वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड, थर्ड तो होने वाला नहीं है, होगा जब बताएंगे, ठीक है। तो आप ये 6 टॉपिक हिस्ट्री में हैं जिनको आप कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक और है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, तो 8 टॉपिक मानेंगे। हाँ, इन 8 में से बहुत कहानी की तरह हैं, आपको बहुत कहानी की तरह ही सवाल मिलेंगे, एक आध अगर मिलेगा भी तो 1-2 कभी कभी आ जाते हैं, तो आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए, कहानी की तरह है, आराम से आप ये कर लोगे। 10th क्लास की NCERT भी मिल जाएगा, नहीं तो 12th की क्लास की NCERT मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आराम से मिल जाएगा। हम अगर हो सका तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दें वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। अब देखें इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान्स आ जाता है, बजट, करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर संबंधित सवाल होंगे तो इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे, बाकी बजट वगैरह से बहुत कम सवाल आता है। 5 ईयर प्लान से मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी क्रिटिकल पॉइंट है इकोनॉमिक्स में, यहाँ सबसे बस इसी से आएगा, पूरी इकोनॉमिक्स में कहीं से नहीं आता है, बस इसी से आता है, ठीक है। अब दूसरा बात देखें, अगर हम ज्योग्राफी और पॉलिटी की बात करें तो हमने पता है आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 51A तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है बस वो देखना है। फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक अच्छे से देखना है, क्योंकि बाकी सबसे आए या ना आए लेकिन फंडामेंटल राइट से आना ही आना है, ठीक है। एक सवाल तो वहाँ से आएगा ही आएगा। बाकी कुछ बॉडीज़ रहती हैं जो करंट में, जैसे फाइनेंस कमीशन से इस बार आया था, 2024 के फर्स्ट में आया था, है ना, NDA में पॉलिटी से, तो वो न्यूज़ में था क्योंकि 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, ठीक। हाँ, अब देखें बाकी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी के मामले में यहाँ आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। एंड विशेषकर अर्थ एंड इट्स सिस्टम से बहुत सारे सवाल आएंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से आप पक्का समझ लिए 2 सवाल फिक्स आएंगे डेफिनेटली। इसकी तो हमने पूरी सीरीज चला रखी है। हम अभी मेरे ख्याल से लिथोस्फीयर कवर कर रहे हैं। लिथोस्फीयर में काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, अपने यूट्यूब पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चला रखे, तो आप उसको भी देख के अपना काम चला सकते हैं। काम नहीं चला सकते बल्कि बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इससे बेहतर आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। और आपने अपने दम पर जो पढ़ रखा है आप उसे करते रहिए, ठीक है। टाइम मिले तो आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। रॉक्स एंड सॉइल से एक सवाल जरूर आएगा, नोट कर लीजिए। बाकी क्लाइमेट, पिछली बार 7 से 8 सवाल आए थे क्लाइमेटोलॉजी से NDA में, और इस बार भी आने की
पूरे चांसेस हैं। ठीक है, साइक्लोन बहुत फेवरेट टॉपिक है एनडीए में, यूपीएससी का प्रेशर बेल्ट ये भी, मतलब कुल मिलाकर के जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोग्राफी, यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये बहुत ही कंसेप्चुअल लेवल पर आता है। और मैं आपको एक बार कहूँगा कि आप एक बार 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उससे गो थ्रू हो लीजिए, मतलब उसे पढ़ लीजिए ज़्यादा, मतलब एक बार कम से कम सरसरी निगाह से देख लीजिए। अगर पहले पढ़ा हुआ है तो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी उसको पढ़ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, बाकी इंडियन में रिवर और डैम्स बहुत पूछे जाते हैं, माउंटेन सिस्टम, सॉइल, इंडियन सॉइल से हर बार पक्का सवाल आता है, इस बार 2 सवाल आए हैं तो यहाँ से भी आएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से पक्का सवाल आएगा, रेलवे के हेडक्वार्टर पूछा जाता है या फिर कोई पोर्ट पूछा जाएगा, जैसे इस बार पोर्ट पूछा गया। ठीक है, 1-2 पोर्ट जरूर पक्का पूछा जाता है। तो आप आराम से इन टॉपिक्स को कवर करके, यानी यहाँ जो लिखे हुए हैं ना, इन टॉपिक्स को कवर करके आप ऑलमोस्ट 22 में से आप समझ लीजिए 18 क्वेश्चंस आराम से फंसा सकते हैं। हाँ देखो, बाकी मैं पेपर सेट करने तो नहीं जाता हूँ, ठीक है, यूपीएससी पेपर सेट नहीं करता हूँ, तो मैं आपको पक्के तौर पर कुछ बताऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन यह है कि जो बताया जा रहा है ऑन एवरेज इस्टेब्लिश्ड पैटर्न यही है। हालांकि यूपीएससी अपने पैटर्न बदलने के लिए ही फेमस होती है, लेकिन फिर भी कम से कम आप ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ जा सकते हैं और ये आपकी तैयारी को हमेशा बूस्ट करेंगे। मैक्सिमम मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा दिमाग में रखनी ही रखनी है। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। ठीक, तो कुल मिलाकर के ये इतनी सी बात थी। करंट अफेयर्स में हमको कहाँ कहाँ फोकस करना है एक बार ये देख लीजिए। नेशनल इशूज़ हैं हमारे पास, इंटरनेशनल इशूज़ हैं, साइंस टैग इशूज़ हैं। साइंस टैग पर आपको हमेशा फोकस करके रखना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यानी 2 से 3 सवाल इसमें से आते ही आते हैं। बाकी डिफेंस एंड सिक्योरिटी से आता ही आता है, कम से कम 3-4 सवाल करंट अफेयर के। अगर 10 आते हैं तो 2-3, 3-4 कम से कम यहाँ से रहेंगे, अगर 2 यहाँ से रहेंगे। बाकी कुछ एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, कभी कभी बुक्स, ऑपरेशंस, ये सब पूछ लिया जाता है, यानी हो सकता है कि सारे इशूज़ एक साथ ना आए। जनरली डिफेंस, सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको बुक्स, कमेटी, ऑपरेशंस, ऑबिचुअरी, अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ऐसे कुछ देखने को, अवार्ड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इस बार भी कुछ ऐसे देखने को मिले। हाँ, बहुत लेटेस्ट जो करंट अफेयर होता है उसकी ओर नहीं जाना है आपको, कम से कम इतना देखना है। जैसे आपको 1 सितंबर का एग्ज़ाम है तो आप समझ लीजिए कि आपको 10 जुलाई के बाद का करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप समझ या मान सकते हैं कि पूरी जुलाई का मत पढ़िए, चलेगा, सॉरी अगस्त का मत पढ़िए। हाँ, 1 महीने पहले का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अगस्त का बिल्कुल मत पढ़िए, तब भी काम चलेगा। अगस्त से पहले का 6 महीने, 5 महीने का जितना आप हो सकता है उतना पढ़ लीजिए। ठीक, और हमेशा ऐसा करना है कि जुलाई का सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिर जून का कम पढ़ना है, फिर मई का और कम पढ़ना है, अप्रैल का और कम, मार्च का फिर और कम, फरवरी का फिर और कम। तो मेरे ख्याल से आप फरवरी तक जाएंगे तो सेफ साइड रहेंगे, लेकिन अगर आप अप्रैल तक भी जाते हैं तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि मार्च में एक बार अप्रैल में पेपर हो चुका है, तो मार्च तक का तो पूछा ही गया होगा, पूछा ही जाता है। तो आप अप्रैल से तैयार कीजिए, 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो अगस्त का मत ही कीजिए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो कम से कम आप ये 4 महीने हैं ना, इसका अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हमारे हर वीक करंट अफेयर की क्लास आती है, तो आपको उससे भी हेल्प मिलती रहेगी। और हम अंत में आकर के कुछ ना कुछ मैराथन्स लेके आते ही रहते हैं, जहाँ से सारे सवाल फंस ही जाते हैं। तो आप करंट अफेयर्स को फिर भी अपनी तरफ से, अपने एंड से ज़रूर देखते रहिए। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोगों के लिए बेहतर करें, और ये इसी अगर हिसाब से आप चलते हैं तो आप इन 60 दिनों में आप अपना पूरा का पूरा पैटर्न तैयारी का बदल सकते हो, एक नई धार दे सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।